यूपी से पश्चिम बंगाल की तरफ जाने वाली एक ट्रक रास्ते में रात के समय एक ढाबे पर रुकी थी। ढाबा तब तक बंद हो चुका था, लेकिन उसी ढाबे में खाना वगैरह खाने के बाद अजय और उसका एक साथी धीरज उसी ढाबे के आगे आराम करने के लिए ठहरे हुए थे। असल में सफ़र काफ़ी लंबा था। ट्रक में सामान काफ़ी ज़्यादा लोड था और इसलिए अजय धीरे धीरे ट्रक को चला रहा था। इसलिए इस ढाबे तक पहुंचने में रात के 8 बज गए थे। 8 बजे खाना वगैरह खाने के बाद अजय को काफ़ी नींद आ रही थी। इसलिए उसने तय किया कि रात को ट्रक इसी ढाबे के आगे खड़ा कर देते हैं। जब नींद पूरी हो जाएगी तो फिर सुबह सुबह यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। ये सोचकर दोनों ने ट्रक को वहीं पर खड़ा कर दिया और ट्रक में ही सो गए। पीछे बहुत सारा सामान लोड किया हुआ था और ट्रक को पीछे से अच्छे से लॉक कर दिया गया था। अजय और धीरज बिल्कुल बेफिक्र होकर ट्रक में सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। और उस रात उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया। हुआ क्या कि जिस ढाबे के सामने वो रुके थे, वो ढाबा बिल्कुल सुनसान एरिया में था। उसके आसपास कुछ भी नहीं था सिवाय एक पीपल के पेड़ के। अब जो ट्रक थी वो पीपल के पेड़ के पास ही खड़ी थी। रास्ता भी पूरा सुनसान पड़ा, कोई गाड़ी वगैरह भी आ जा नहीं रही थी। ट्रक के चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था और सुनाई दे रही थी तो सिर्फ धीरज की खर्राटों की आवाज़। धीरज के खर्राटों की आवाज़ सुनकर अजय की नींद बार बार खुल जा रही थी। वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खर्राटों के कारण वो सो नहीं पा रहा था, तो वो ट्रक से नीचे उतर गया। अब अजय को हर 2 से 3 घंटों में सिगरेट पीने की आदत थी, तो फिर उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली, लाइटर से उसे जलाया और पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। अब सिगरेट पीते हुए वो पीपल के पेड़ को देखने लगा कि तभी उसको ट्रक की तरफ से आवाज़ आई। अजय ने ट्रक की ओर देखा। उसने देखा कि धीरज तो सोया हुआ था। फिर सोचा कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी। फिर वो ट्रक के पास गया। उसने पीछे साइड जाकर ट्रक का लॉक चेक किया, सब कुछ ठीक था वहाँ। तो उसने सोचा कि शायद उसका कोई वहम था वो आवाज़। अजय फिर से इधर उधर टहलने लगा। इस बीच जैसे ही वो ट्रक से थोड़ा दूर गया, वैसे ही उसे फिर से आवाज़ आई। ये आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कि ट्रक के दरवाजे को कोई हाथ से मार रहा हो। अजय ने फिर देखा कि धीरज तो सो रहा है, उसने तो कुछ नहीं किया। फिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? अजय ने इधर उधर देखा कि कहीं आसपास कोई है तो नहीं, या कोई चीज़ जिससे ऐसी आवाज़ आ रही हो, पर देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अजय ने ट्रक के चारों ओर फिर से राउंड लगाया, सब कुछ ठीक था उधर। फिर मन में ख्याल आया कि कहीं ट्रक के अंदर तो कुछ नहीं है, कहीं कोई चूहा तो नहीं, क्योंकि अगर चूहा हुआ तो उनका सारा सामान वो खराब कर सकता था। तो अपनी तसल्ली के लिए अजय ने ट्रक का लॉक खोला, फिर पीछे का दरवाज़ा खोला और टॉर्च लेकर देखने लगा कि पीछे है क्या। अब करीब 10 मिनट तक उसने सामान के बीच में नज़रें घुमाई, पर उसे ट्रक के अंदर भी सब कुछ ठीक ही लगा। उसने बोला, न जाने क्या हो रहा है आज। उसने वापस से दरवाज़ा बंद किया। फिर हुआ क्या कि वो लॉक लगा ही रहा था कि तभी अचानक से ट्रक के सामने की तरफ से कांच टूटने की आवाज़ आई, वो भी बड़ी ज़ोर से। तो अजय एकदम से डर गया। फिर जब वो सामने की तरफ गया तो उसने क्या देखा कि उसके ट्रक का विंड शील्ड पूरा चकनाचूर हो गया था और धीरज खुद हैरान होकर ट्रक में छुपे हुए बैठा था। अजय ने पूछा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? तो धीरज ने बताया कि उसकी आंख खुली अभी, और आंख खोलते ही उसने देखा कि एक औरत काली साड़ी में ट्रक के सामने पत्थर लेकर खड़ी थी। उसे देखकर धीरज हैरान हो गया, पर इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, अचानक उस औरत ने इतना बड़ा पत्थर विंड शील्ड पर दे मारा। बचने के लिए धीरज खुद झुक गया, वरना उस पत्थर से उसका भी सर फट जाता। धीरज के हाथ में वो पत्थर था
जिससे उस औरत ने विंडशील्ड को तोड़ा, तो अजय ने क्या देखा कि वो पत्थर खून से रंगा हुआ था। अजय ने पूछा, धीरज, अगर तुझे चोट नहीं लगी तो पत्थर में खून कैसे आया? धीरज ने भी उस समय ये नोटिस किया कि उस पत्थर में खून लगा था। अब ये देखने के बाद उसने पत्थर को बाहर फेंक दिया और फिर खुद ट्रक से बाहर निकला। अजय ने पूछा कि कहाँ गई वो औरत? तो धीरज ने कहा कि पत्थर मारने के बाद न जाने वो कहाँ भाग गई। अब हुआ क्या कि अजय और धीरज दोनों ही उस औरत को ढूंढने लगे। अजय ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे कौन है यहाँ? सामने आओ, इतना नुकसान कर दिया हमारा, पैसे कौन भरेगा इसके? अजय को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो औरत कहीं नहीं दिखी। अब धीरज ने कहा कि क्या करें, ट्रक के मालिक को पता चला तो वो भी बहुत गुस्सा करेंगे। अजय को भी समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अब नए विंडशील्ड लगाने में खर्चा बढ़ आएगा और नया भी नहीं लगवाया तो मालिक उनकी सैलरी से पैसा काट लेगा। ये सारी चीज़ें दोनों के दिमाग में चल रही थी। फिर अजय ने बोला कि शहर पहुंचकर सबसे पहले विंडशील्ड बनवा लेंगे। इसके बाद दोनों वापस ट्रक में बैठ गए। धीरज ने पूछा कि क्या हमें यहाँ से चलना चाहिए? तो अजय ने कहा कि उसे बहुत नींद आ रही है, मैं इस समय ट्रक नहीं चला पाऊंगा। लेकिन अब दोनों सो भी नहीं सकते थे, क्योंकि क्या पता वो पागल औरत फिर कब आकर उनका कोई नुकसान कर दे। इसलिए अजय ने कहा कि बारी बारी से सोएंगे। तो पहले अजय सो गया, क्योंकि धीरज तो अभी अभी थोड़ी नींद लेकर उठा था। उस समय धीरज आसपास नजर रख रहा था। उसके पास स्मार्टफोन था, तो वो उसी में गेम खेलते हुए टाइम पास कर रहा था। रात के 1 बज गए थे। तब धीरज को भी नींद आने लगी, तो उसने अजय को उठा दिया और खुद सो गया। अब अजय जो था वो भी नींद में था, पर आंखें खुली रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन एक पल के लिए उसकी भी आंख बंद हो ही गई, और जैसे ही आंख बंद हुई वैसे ही ट्रक का पीछे का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। उसकी आवाज से अजय और धीरज दोनों जाग गए। अजय ने कहा, कहीं वो पागल औरत फिर से तो नहीं आ गई? अगर वो हुई ना तो अब की बार छोड़ूंगा नहीं उसे। ये कहकर वो एकदम गुस्से से ट्रक से नीचे उतरा और पीछे गया। पीछे जाकर देखा तो ट्रक का लॉक नीचे पड़ा हुआ था और दरवाजा खुला था, लेकिन ट्रक के आसपास कोई भी नहीं था। उसने इधर उधर देखा और आवाज लगाई, अरे कौन है यहाँ पर? कौन है? तभी पीपल के पेड़ की तरफ से एक बिल्ली की आवाज सुनाई दी। अजय और धीरज ने पीपल के पेड़ की तरफ देखा तो उन्हें पेड़ की एक मोटी डाली पर एक काली बिल्ली बैठी हुई दिखाई दी, जिसकी आंखें रात में चमक रही थी और बार बार आवाज कर रही थी। वो अजय और धीरज को ही देखे जा रही थी, लेकिन उन दोनों ने उस बिल्ली को इग्नोर किया और उस औरत को ढूंढने लगे, पर वो औरत कहीं नहीं दिखी। अब हुआ ये कि उन्होंने ट्रक के दरवाजे को फिर से लॉक कर दिया और वापस से ट्रक में आकर बैठ गए। अब दोनों की नींद भी उड़ चुकी थी, तो अजय ने कहा कि चलो चलते हैं इस जगह से, वो औरत वरना पता नहीं और कितना परेशान करेगी। ये बोलकर अजय ने ट्रक चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालू ही नहीं हुई। ट्रक का इंजन बार बार चालू होकर बंद पड़ जा रहा था। इसके बाद अजय ने कहा, यह क्या तमाशा हो रहा है आज? कभी कुछ तो कभी कुछ। अजय और धीरज वापस उतरे। ट्रक को चेक किया दोनों ने, पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो चालू क्यों नहीं हो रही। अब तो एक ही रास्ता बचा हुआ था कि सुबह तक इंतजार किया जाए। जब ढाबा खुलेगा तो कुछ मदद ली जा सकेगी। इस वक्त कोई मैकेनिक भी नहीं मिलने वाला था, तो दोनों वापस ट्रक में बैठ गए। अब क्या हुआ कि अचानक ट्रक के अंदर से ही बिल्ली की आवाज आने लगी। अजय फिर परेशान हो गया, बोला कि ये मनहूस बिल्ली यहाँ कहाँ से आ गई? कहीं सामान का नुकसान न कर दे ये। अब ये बोलकर उसको वापस से उतरना पड़ा और वापस से ट्रक का पिछला दरवाजा खोलना पड़ा। इस बार अजय अकेला था पीछे। उसने टॉर्च जलाकर देखा, पर बिल्ली कहीं भी नहीं दिखी, लेकिन वो आवाज ट्रक के अंदर से ही आ रही थी। अजय को समझ नहीं आया कि वो बिल्ली अंदर घुसी तो घुसी कब।
अब ट्रक में सामान फुली लोडेड था। इतना स्पेस भी नहीं था कि ऊपर चढ़कर देखा जा सके। तो अजय ने सामान को ठोका ताकि उसकी आवाज से डरकर बिल्ली बाहर आ जाए, पर बिल्ली फिर भी बाहर नहीं आई। फिर अजय ने क्या किया कि दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, पड़ी रहने दो साली को, अंदर घुट के ही मर जाएगी। और जब वो दरवाजा बंद करके आगे अपनी सीट पर बैठने वाला था तो उसने देखा कि काली बिल्ली उसकी सीट पर बैठी हुई थी। अजय चौंक गया। धीरज भी ट्रक में नहीं था। अजय ने कहा, ये बिल्ली कहाँ से आई इधर? अभी तो पीछे से आवाज आ रही थी इसकी। अजय 2 मिनट सोचता रहा उसके बारे में। तभी धीरज आया जो कि वॉशरूम गया था। उसने भी बिल्ली को देखा तो कहा, अरे ये यहाँ क्या कर रही है? आवाज तो पीछे से आ रही थी ना। अजय ने फिर उस बिल्ली को उसकी गर्दन से पकड़ा और बाहर फेंक दिया। बड़े गुस्से में था वो। फिर धीरज और अजय ट्रक में बैठ गए। अब ट्रक में बैठने के बाद जब अजय ने बाहर देखा तो बिल्ली बाहर थी ही नहीं। अजय ने सोचा कि कहीं भाग गई होगी। चलो अच्छा ही है, परेशान तो नहीं करेगी। लेकिन फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके पैरों को कोई चाट रहा है। अजय ने आंखें खोली तो वो देखता है कि उसके पैर के पास बिल्ली थी। अजय उस समय इतना घबरा गया, उसके मन में यही सवाल चल रहा था कि ये बिल्ली ट्रक में फिर से कहां से आ गई, क्योंकि ट्रक का दरवाजा तो दोनों साइड से बंद था। अजय ने धीरज की ओर देखा, वो भी सो गया था। अजय ने फिर से उस बिल्ली को पकड़ा और वापस से ट्रक का दरवाजा खोलकर उसे नीचे उतारकर दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। अजय के पसीने छूट गए थे। उसने अपने गमछे से अपना मुंह पोंछा और पानी पिया, लेकिन पानी पीते पीते एकदम से उसकी सांस रुक गई, क्योंकि सामने के आईने में उसे काली बिल्ली की चमकती हुई आंखें दिखी। वो बिल्ली अजय के कंधे पर बैठी हुई थी और अजय को साफ साफ दिख रहा था कि वो मुस्कुरा रही थी। अब अजय एकदम से डर गया था और इससे पहले कि वो कुछ करता, अचानक से उस बिल्ली ने अजय की गर्दन को काट लिया। अजय जोर से चिल्लाया, जिसे सुनकर धीरज उठ गया। उसने देखा कि अजय अपनी गर्दन को पकड़कर चीख रहा था। अजय ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और बाहर आया। वो अब भी अपनी गर्दन को पकड़े हुए था। धीरज भी बाहर आया और उसने पूछा कि क्या हुआ अजय, तू चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ तेरी गर्दन में? तो अजय ने दर्द में कराहते हुए कहा, अरे यार, इस बिल्ली से छुड़ा मुझे। ये सुनकर धीरज थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो बोला, कौन सी बिल्ली यार? अजय ने उसकी तरफ ऐसे ही देखा जैसे कि सामने भूत खड़ा हो। अब उसने अपने कंधे की तरफ देखा तो कंधे पर कुछ भी नहीं था। तो उसने धीरज से पूछा, उस बिल्ली ने मुझे काटा, देख जख्म बना होगा यार मेरी गर्दन पर। तो धीरज ने कहा, नहीं तो, यहाँ तो कुछ नहीं है, क्या हो गया है भाई तुझे? अजय एकदम भौचक्का रह गया। उसने अपने गले को छूकर देखा, पर गले पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना ही दर्द हो रहा था। उसने सोचा, क्या ये मेरा वहम था? लेकिन मैंने खुद देखा था कि वो बिल्ली मेरे कंधे पर बैठी थी और उसने मुझे काटा भी, और फिर मुझे दर्द भी हुआ। क्या हो रहा है ये? धीरज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने पूछा कि क्या तेरी तबीयत ठीक है? अजय को खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो ठीक है भी या नहीं। पसीने से लथपथ वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो ठीक है और ये सब बस थकावट के कारण वहम हो रहा है। अब दोनों वापस ट्रक में बैठ गए। अजय ने फिर से ट्रक चालू करने की कोशिश की, क्योंकि उसे ना उस जगह पर कुछ बहुत ही नकारात्मक सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद इस जगह में ही कुछ है, लेकिन वो धीरज को ये नहीं बताना चाहता था, ये सोचकर कि धीरज उसका मजाक उड़ाएगा। लेकिन ट्रक चालू हो ही नहीं रही थी। वहां रुकने के अलावा तो और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर क्या हुआ कि अजय ने सोचा कि अब वो सोएगा ही नहीं, एक पल के लिए आंखें भी बंद नहीं करेगा वो। उसने यही किया। फिर धीरज सो गया आराम से और इधर अजय चुपचाप बैठे हुए इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर गुजरे। इस दौरान सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद असली खेल तो शुरू हुआ ये कि सबसे पहले तो अजय को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई औरत हंस रही हो।
पर अजय ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने सोच लिया था कि अब जो भी हो जाए वो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि अब तक वो बहुत परेशान हो गया था। लेकिन जब हंसने की आवाज आने पर उसने कुछ भी नहीं किया, तो उसके बाद कोई ट्रक के ऊपर कूदने लगा। धम धम की आवाज से धीरज उठ गया और बोला कि ये छत पे कौन चढ़ गया। इस बार धीरज अकेले उतरा और पीछे जाकर ट्रक के ऊपर देखा उसने। इधर अजय को भी डर लग रहा था। वो धीरज के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब धीरज आया तो अजय ने देखा कि उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो डर के मारे थरथरा रहा था, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गले में आवाज जैसे कि अटक गई थी। अजय ने पूछा कि क्या हो गया, क्या देख लिया तूने? तो धीरज ने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे टूटे फूटे शब्दों में कहा, भूत है भाई वहां पर। अजय की आंखें फटी की फटी रह गई। धीरज ने बोला, वो औरत नहीं है, वो भूत है। तो ये सुनकर अजय बोला कि क्या बकवास कर रहा है तू? भूत वूत कुछ नहीं होता है, चल मैं देखता हूं। अजय ने फौरन ट्रक के ऊपर देखा, पर अब वहां पर कोई भी नहीं था। अजय ने बोला, देख तुझे कोई वहम हुआ है। तो धीरज बोला, नहीं नहीं, मैंने सच में देखा, वो एक पैर वाली औरत थी। एक पैर पे वो ट्रक के ऊपर कूद रही थी, और ये वही औरत थी जिसने ट्रक का विंड शील्ड तोड़ा था। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, काली साड़ी पहनी हुई थी उसने, लेकिन उसका एक पैर गायब था। वो अपनी साड़ी थोड़ा ऊपर उठाकर कूद रही थी। तो मुझे उसका एक पैर नजर आया और दूसरा पैर घुटनों से कटा हुआ था। तो अजय ने सोचा, तो क्या यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो उस औरत के कारण हो रहा है? क्या इस जगह पर सच में कोई भूत है? बहुत सारे सवाल आ रहे थे उसके दिमाग में। दोनों बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में फंस गए थे, जहाँ क्या हकीकत है और क्या वहम, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें रियलिटी समझ में आ गई। हुआ क्या कि जब दोनों सच और भ्रम को समझने की कोशिश कर रहे थे, तब अचानक उनका ट्रक अपने आप चालू हो गया और खुद ही धीरे धीरे आगे आगे बढ़ने लगा। ये देख के अजय और धीरज दोनों हैरान रह गए। वो ट्रक के पीछे जाने लगे, लेकिन तभी ट्रक पीपल के पेड़ से जा टकराया और उसकी हेडलाइट फ्लिकर करने लगी, और फिर ट्रक के आगे वाले हिस्से से धुआं निकलने लगा। फिर ट्रक वापस बंद पड़ गया। अजय ने फौरन अपना फोन निकाला अपने मालिक से बात करने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि उनके साथ ये सब हो रहा है। पर जैसे ही उसने अपने मालिक को कॉल किया, वैसे ही अचानक उसे एक वॉइस मेल सुनाई दिया। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो उपलब्ध ही नहीं है। इस वॉइस मेल को सुनते ही अजय के हाथ पैर कांपने लगे और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्या था वॉइस मेल में? तो मैं बता दूं कि वो जो वॉइस मेल की आवाज थी वो बहुत ही भयानक थी, और वो आवाज जिसकी भी थी वो भयानक तरीके से हंसते हुए ये बात बोल रही थी। तो धीरज बोला, अब क्या करें भाई, ये सारा सामान छोड़कर यहाँ से जा भी नहीं सकते और यहाँ रह भी नहीं सकते। तो अजय ने कहा, हमें भागना ही होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। इसके बाद दोनों वहां से भागने ही वाले थे कि तभी अजय की नज़र पीपल के पेड़ पर पड़ी, जिसमें उसने कुछ ऐसा देख लिया जिससे उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि एक औरत 2 हाथ और 1 पैर पर चलते हुए पेड़ से उतर रही थी, और वो भी उल्टा। उसका एक पैर सच में घुटने से कटा हुआ था और उसका सर जो था वो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था, और वो मुस्कुराकर अजय और धीरज को देख रही थी। वो पेड़ से नीचे जमीन पर उतरी और ट्रक के पीछे छुप गई। अब अजय और धीरज ट्रक की एक तरफ खड़े थे और वो औरत दूसरी तरफ। उसे देखने के बाद अब अजय और धीरज में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपनी जगह से हिल सके। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो औरत अभी ट्रक के दूसरी तरफ से निकलकर उनके सामने आएगी, लेकिन काफी देर तक वो आई ही नहीं।
5 मिनट गुजर गए, फिर 10 मिनट गुजर गए, लेकिन अब भी वो औरत नहीं आई और ना ही आसपास कोई हलचल हुई। तो अजय खुद छोटे छोटे कदम लेकर ट्रक की दूसरी तरफ जाने लगा। धीरज ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय को देखना था कि वो औरत कहाँ गई। अजय ट्रक से वैसे काफी दूर था, तो उसने ट्रक के दूसरी तरफ झांक कर देखा। पहले तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। वो ट्रक के दूसरी तरफ गया, ट्रक के ऊपर भी चेक किया, पर वो औरत न जाने कहाँ गायब हो गई। वो फिर धीरज के पास आ ही रहा था कि तभी उसको ट्रक के नीचे से रोने की आवाज आने लगी और उसको सुनते ही अजय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। डरते हुए वो अपने घुटनों के बल बैठा। वो ट्रक से काफी दूर था, लेकिन फिर भी जैसे ही उसने ट्रक के नीचे झांका, उसने देखा कि वही औरत ट्रक के नीचे लेटी हुई थी। पहले तो उसने देखा कि वो रो रही है, लेकिन जैसे ही उस औरत ने अजय को देखा, वैसे ही वो हंसने लगी और फिर एकदम से उसने अपने हाथ लंबे किए और अजय का मुंह नोच डाला उसने। अजय जोर से चीखा। उसे इतना समय ही नहीं मिला कि वो भाग पाए। ऊपर से उस औरत को देखने के बाद वो बिल्कुल शून्य के स्थिति में चला गया। धीरज ने उसे संभाला। अजय के मुंह पर खरोच के गहरे निशान बन गए थे और खून निकलने लगा था। धीरज को समझ नहीं आया कि अब वो करे तो करे क्या, किससे मदद ले। आसपास कोई अस्पताल भी नहीं था। फिर उसने पहले तो ट्रक से एक फर्स्ट एड किट निकाला जो हमेशा ट्रक में रहता था। उससे जो हो पाया उसने किया। अब इन सब चीज़ों में सुबह के 4 बज गए थे और ये समय था ढाबा खुलने का, क्योंकि सुबह के नाश्ते के लिए सारी तैयारी करते करते 7-8 बज ही जाते थे। तो ढाबा 4 बजे खोल लिया जाता था वहाँ। तो उसी वक्त ढाबे का मालिक जो था वो ढाबे के पास आया मोटरसाइकिल से। उसने जब अजय की हालत देखी तो दंग रह गया। उसने कहा, अरे क्या हुआ भैया, ये किसने किया? तो धीरज ने उसे सारी बात बताई कि रात को वो यहाँ रुके थे तो उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। अब उस ढाबे के मालिक ने कहा, अरे भाई, ये कोई जगह है क्या रात में ठहरने की? क्या जरूरत थी ऐसे सुनसान रास्ते में रुकने की जहां आसपास मदद के लिए कोई है ही नहीं? आपको पता नहीं है क्या कि ये जो पीपल का पेड़ है ना, इसमें हुमजी रहती है। अब धीरज ने बोला कि ये हुमजी क्या है? तो उस ढाबे वाले ने बताया कि हुमजी एक प्रेत है, एक औरत की आत्मा जिसका एक पैर कटा हुआ होता है और वो इतनी खतरनाक होती है कि अपने आप को जानवर में भी बदल सकती है। उसका काम होता है रात के समय में लोगों को डराकर उनका शिकार करना। रात के समय में कोई भी इस जगह पर ठहरना तो क्या, इस जगह से गुजरना भी नहीं चाहता। आसपास के ट्रक ड्राइवर भी जानते हैं इस बात को, इसलिए रात में तो यहाँ से सफ़र करते ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को ये बात पता ही नहीं थी। तो धीरज ने कहा कि उन्हें इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। अब धीरज ने उस ढाबे वाले से मदद मांगी तो ढाबे वाले ने एक और आदमी को फौरन वहां बुलाया। वो आदमी अजय को अस्पताल ले गया जो वहां से 12-13 किलोमीटर दूर था, और ढाबे वाले ने एक मैकेनिक को बुलाकर धीरज के साथ ट्रक को ठीक करवा दिया। उस दिन तो दोनों बाल बाल बच गए और साथ ही दोनों को ये सीख भी मिल गई कि रात के अंधेरे में यूं ही किसी सुनसान इलाके में ठहरना नहीं चाहिए, वरना क्या पता कब क्या हो जाए। सुबह के 9-10 बजे तक अजय अस्पताल से वापस ढाबे के पास आया। अब उसकी हालत पहले से ठीक थी, लेकिन वो ट्रक नहीं चला सकता था, तो धीरज ही ट्रक चलाने लगा। उस दिन रात के समय वो दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। वहां उन्होंने अपना सामान वगैरह अनलोड कराया और फिर उस रात को अपने उसी शहर में रुककर अगले दिन वहां से वापस यूपी जाने के लिए निकल गए। इस बार उन्होंने सोचा था कि उन्हें जल्द ही यूपी पहुंचना है, क्योंकि पिछली रात वाला हादसा याद करते ही उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। इसलिए वो रात होने से पहले सुनसान रास्ते से निकलना चाहते थे। इसलिए सुबह सुबह वो जल्दी निकल गए और फिर ट्रक भी खाली था पूरा, तो इस बार वो जल्दी ट्रक भी चला सकते थे। हुआ ये कि दोनों निकल गए यूपी के लिए।
सुबह 8 बजे के करीब सिर्फ नाश्ता करने के लिए दोनों एक छोटे से होटल में रुके और अब उन्होंने सोचा था कि सीधे अपने शहर जाकर ही रुकेंगे, बीच में कहीं पर भी नहीं रुकेंगे और फिर सफ़र जल्दी कट जाए। इसके लिए उन्होंने सोचा कि एक दूसरे से बात करते जाएंगे, इससे थकावट भी नहीं होगी, बोर भी नहीं होंगे और नींद भी नहीं आएगी। तो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। सफ़र काफ़ी लंबा था, तकरीबन 13-14 घंटे का रास्ता तय करना था और दोनों के मन में सिर्फ ये बात थी कि बस रात होने से पहले वो भूतिया जगह क्रॉस कर लें। शाम के 4 बज ही गए थे, लेकिन वो भूतिया जगह क्रॉस नहीं हुई थी, इसलिए दोनों के दिल की धड़कन बड़ी तेज हो गई थी। धीरज ने फौरन हनुमान चालीसा लगा दिया और दोनों भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें एक साधु खड़े हुए दिखाई दिए, जो हाथ दिखाकर ट्रक रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो धीरज ने अजय से पूछा, ट्रक रोकूं या नहीं? तो अजय ने कहा, रोक दे, क्या पता किसी मुसीबत में हो। तो उन्होंने ट्रक रोकी और साधु ने उनसे लिफ्ट मांगी। अजय ने सोचा कि लिफ्ट देने में क्या बुराई है, वैसे भी साधु हैं ये सोचकर उन्होंने साधु को भी ट्रक में बैठा लिया। अब साधु ने अजय की हालत देखी तो उन्होंने पूछा कि ये चोट कैसे लगी। अजय पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद साधु ने कहा, बच्चे, वो जगह शमशान है, शमशान। जिस जगह पर वो ढाबा है वहाँ पहले शमशान हुआ करता था और जिस होमजी के बारे में तुम्हें उस ढाबे वाले ने बताया वो उसी शमशान में भटकती थी। जब ढाबा बना तो उसने उस पीपल के पेड़ को अपना वास बना लिया, लेकिन हाँ, रात के अंधेरे में ही उससे लोगों को खतरा होता है और रात में ऐसी घटनाएं आने जाने वाले लोगों के साथ घटती रहती है। खैर, तुमने अपनी ये आप बीती बताई तो मुझे भी एक किस्सा याद आ गया जो मेरे चाचा के साथ हुआ था। वो भी ट्रक ड्राइवर थे और ऐसे ही सुनसान इलाके में रात गुजारने के लिए ठहर गए थे, लेकिन उनके साथ और भी ट्रक ड्राइवर थे। अजय ने बोला कि क्या हुआ था उनके साथ, तो साधु ने उनके चाचा के साथ घटी उस खतरनाक घटना के बारे में बताया। तो दोस्तों, अभी के लिए सिर्फ यही पार्ट सुनिए। आपको ट्यूसडे को इसके आगे की कहानी मैं सुनाऊंगा, जो कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो आपको ये वाला हिस्सा कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हरे भरे पेड़ पौधों की घिरी हुई सड़क अपनी खूबसूरती से रास्ते में 4 चांद लगा देती है, लेकिन कभी कभी इसी तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा भयानक हो जाती हैं कि उनके ऊपर विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के लगभग 29 साल ड्राइविंग में बिताए हैं, लेकिन कभी भी पैरानॉर्मल चीज़ों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन एक रात मेरी ज़िंदगी की काया पूरी तरह से पलट गई। शनिवार की उस रात मैंने मौत का तांडव देखा। कुछ ऐसी चीज़ों को अपने आसपास एहसास करके मेरी तो जान ही निकल गई थी। दोस्तों, मेरा नाम राजपाल सिंह है और मैं अपने विजयपाल के साथ ड्राइविंग का काम करता हूँ। ड्राइविंग में मैंने अपने बॉस के नीचे काम किया। हमारा ठेकेदार जो हमें काम बताता था, हमें वही काम करना पड़ता था। एक रात हमें पता चला कि हमें अर्जेंट गोवा में डिलीवरी करने के लिए निकलना है। उसकी एक वजह यह भी थी कि हम गोवा की तरफ कई बार सफ़र कर चुके थे और हमारे लिए ये काम थोड़ा आसान था, इसलिए शायद बॉस ने हमें ही चुना था। बॉस का भरोसेमंद आदमी होने की वजह से मैं उनको मना नहीं कर सका। हालांकि उस वक्त मेरी हालत कुछ ठीक नहीं थी। सर दर्द के साथ साथ मेरी कमर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। ऐसे में मैंने सोचा कि थोड़ी देर मेरा ड्राइविंग का काम विजयपाल संभाल लेगा, क्योंकि उसे भी थोड़ी बहुत ट्रक ड्राइविंग करनी आती थी। रात के लगभग 10 बजे के आसपास मैं और मेरा खलासी हम ट्रक लेकर निकल पड़े, क्योंकि रात को ट्रैफिक ना के बराबर होता है। ऐसे में हमारे लिए रास्ता जल्दी जल्दी निकल जाता है। हमें अपनी ट्रक लेकर निकले हुए लगभग 2 से ढाई घंटे बीत चुके थे।
हमारी ट्रक रफ्तार से भागती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन 2 से ढाई घंटे तक लगातार ट्रक चलाने की वजह से अब हल्की हल्की थकावट ने मेरे शरीर पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से ट्रक को चला पाना अब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में मैंने अपने खलासी विजय पाल की तरफ देखते हुए कहा, भाई लगता है थोड़ी देर के लिए मुझे आराम करना होगा। ऐसे में तू एक काम कर, थोड़ी बहुत ट्रक तू चला ले। उस वक्त विजय पाल को भी ट्रक चलाने का बड़ा शौक था, इसलिए मैंने जैसे ही विजय पाल को ट्रक चलाने का ऑफर दिया तो वो तुरंत ही तैयार हो गया और उसने कहा, अरे उस्ताद अब चिंता मत करो, ट्रक चलाने का काम तो मैं बड़े आराम से कर लूँगा। बाद में मैं विजय पाल के बगल वाली सीट पर बैठकर आराम से सोने की कोशिश करने लगा और विजय पाल बहुत हल्की रफ्तार से ट्रक चला रहा था। उस टाइम मैंने विजय पाल को कुछ नहीं कहा क्योंकि वो एक नया ड्राइवर था। ऐसे में मैंने सोचा कि वो जिस तरह से ट्रक चला रहा था वैसे ही ठीक था। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ट्रक कहीं पर रुकी हुई हो और बाहर की ठंडी हवा मेरे जिस्म को छू रही हो। जैसे ही मैंने अपनी आंख खोलकर देखा तो पाया कि मेरे बगल वाले ड्राइविंग सीट के ऊपर विजय पाल नहीं था। विजय पाल को वहां पर ना पाकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने 1-2 बार विजय पाल को आवाज़ लगाने की कोशिश भी की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है वो फ्रेश होने के लिए बाहर गया हो, लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया था उसने। थोड़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब विजय पाल मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया तो उसके बाद मैंने अपने बगल का दरवाज़ा खोला और ट्रक से नीचे उतर गया। मैंने देखा कि ट्रक से नीचे का माहौल बड़ा ही शांत था। दोनों तरफ जंगल ही जंगल छाया हुआ था और हम इस वक्त एक पहाड़ी इलाके में थे। वैसे तो उस तरफ का रास्ता पूरा पहाड़ी इलाकों से घिरा रहता था, लेकिन अब हम जिस रास्ते में सफ़र कर रहे थे शायद उससे जंगल वाला घना रास्ता दूसरा नहीं था। मैंने एक बार फिर से अपने खलासी को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ वहाँ चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इतने में ही पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उस हाथ को महसूस करके एक बार के लिए मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था, लेकिन उसके बाद मैंने जैसे ही पीछे की तरफ घूमते हुए देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि ये मेरा खलासी ही था। अपने खलासी को अपने पीछे देखकर मैं थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, अरे भाई तू पागल है क्या? कितनी देर से मैं तुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। इस पर मेरे खलासी ने बताया कि उसके पेट में बहुत तगड़ा प्रेशर बन गया था, जिसके चलते उसे जंगल की तरफ फ्रेश होने के लिए जाना पड़ा। उसकी बात सुनकर मुझे काफ़ी हद तक राहत की सांस मिल रही थी। उसके बाद मैंने अपने खलासी से कहा, चलो अब हमें जल्दी से निकलना है, जितना जल्दी हो सके डिलीवरी करना है। मेरी बात सुनकर मेरे खलासी ने भी गर्दन हिलाई और उसके बाद हम दोनों वापस से ट्रक के अंदर आकर बैठ गए। अब तक मेरा कलेजा अपनी नॉर्मल रफ्तार में आ चुका था। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि असली दहशत की शुरुआत तो यहाँ से होने वाली है। हम दोनों ट्रक के अंदर बैठ चुके थे। अभी भी नींद के झटकों ने मुझे परेशान किया हुआ था, इसलिए मैंने अपने खलासी से कहा, भाई एक काम कर, आज की रात तू ही ट्रक को ड्राइव करता रहे, थोड़ी देर के बाद मैं ट्रक चलाना शुरू कर दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरे खलासी ने फिर से धीरे से ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं उसके बगल वाली सीट पर जाकर थोड़ा आराम कर रहा था। मेरा सर भी थोड़ा भारी भारी हो रहा था, इसलिए मैंने अपने सर को सीट के ऊपर रखा और फिर से अपनी आंख बंद करके सोने लगा। लगभग 2 से 3 मिनट बीतने के बाद अचानक ट्रक ने एक बहुत जोर का झटका खाया। ये झटका इतना जोर का था कि मेरा सर सीट से होता हुआ डिवाइडर से टकरा गया। एक बार के लिए मुझे अपने खलासी पर बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो वो पसीने से लथपथ हो गया था। उसको इस तरह डरा हुआ देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है, इसलिए उसने अपने हाथ से इशारा किया और मुझे सामने की तरफ देखने को कहा। उसके इशारे के मुताबिक जैसे ही मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मुझे अपने सामने सिर्फ और सिर्फ खाली पड़ी सड़क ही नजर आ रही थी।
इसलिए मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई, तेरा दिमाग ठीक तो है ना? लगता है आज तूने चुपके चुपके 2-3 पैग एक्स्ट्रा लगा लिया है, इसलिए तुझे सड़क के ऊपर भूत प्रेत नजर आ रहे हैं। तू एक काम कर, ड्राइविंग का सिलसिला छोड़ और मेरे बगल में आकर बैठ जा, वरना आज रात तू मुझे मरवा ही देगा। इतना कहने के बाद मैंने अपने खलासी को बगल वाले सीट पर बैठा दिया और मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अभी भी मेरे खलासी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था जैसे उसने कोई बहुत भयानक दृश्य देख लिया हो। उसके बाद मैंने ट्रक का गियर डाला और धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। ताज्जुब की बात तो ये हो रही थी कि जिस तरह से मेरा खलासी ट्रक चलाने से डर रहा था, मुझे उस तरह से एक भी बार डर नहीं लगा और मैंने बहुत ही हल्की हल्की रफ्तार से ट्रक को आगे बढ़ाना जारी रखा। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके ऊपर एक नॉर्मल इंसान का विश्वास कर पाना शायद नामुमकिन हो। मेरे खलासी ने एकदम से कहा, अरे उस्ताद जी, ट्रक को आराम से चलाना, ट्रक के नीचे की तरफ कोई आदमी दबा हुआ है। उसकी बात सुनकर मेरी बेचैनी एकदम से बढ़ गई, क्योंकि हो सकता था कि उसने किसी को टक्कर मारी हो और वो ट्रक के नीचे वाले हिस्से में फंस गया हो। उसके बाद मैंने अपने खलासी की तरफ देखते हुए कहा, अब तूने किसको ठोक दिया यार? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने ट्रक को साइड में रोका और जल्दी से नीचे उतर गया। मेरे साथ साथ मेरा खलासी भी नीचे उतर गया था, लेकिन उसका डर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही हमने टॉर्च लेकर ट्रक के नीचे की तरफ देखने की कोशिश की तो हमें वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अब मेरी बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अगर हमने किसी को टक्कर मारी थी तो फिर हमारा फंसना भी कंफर्म था, क्योंकि इस तरह की सड़कों पर काफ़ी जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं। उसके बाद मैंने अपने खलासी से बड़े ही धैर्य के साथ पूछना शुरू किया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तब जाकर उसने धीरे धीरे मुझे बताया कि जब वो ट्रक ड्राइव कर रहा था तो उस सपाट पड़ी सड़क के बीचों बीच एक औरत नजर आई। जैसे ही उसने उस औरत को देखा तो वो उसे देखकर बुरी तरह से डर गया, क्योंकि उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसके डरने के लिए इतना काफी था। इससे पहले कि वो ट्रक को काबू कर पाता, ट्रक उस महिला को टक्कर मारकर आगे निकल चुकी थी। जैसे ही उसने मुझे बताया कि उस महिला के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, तो फिर मैं समझ गया कि इसने जरूर कुछ एक्स्ट्रा पैग लगाया है, जिसकी वजह से इसका दिमाग ठिकाने में नहीं है। इसलिए मैंने उससे कहा, भाई तू एक काम कर, तो इस बगल वाली सीट पर बैठा रह और चुपचाप बैठकर आराम कर। मुझे लगता है तूने सच में ज़्यादा ही पी रखी है। अभी मेरी बात ख़त्म ही हुई थी कि एक बार फिर से मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी के घुंघरू की आवाज़ आ रही हो। उस आवाज़ ने वहाँ की खामोशी को तोड़ दिया। एक बार के लिए मैं और मेरा खलासी, हम दोनों बुरी तरह से हैरान थे। हमने अपने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरे खलासी ने एकदम से कहा, अरे उस्ताद जी, मुझे पता चला है कि यहाँ पर जिन्न का इलाका है, यहाँ पर भयानक जिन्न रहते हैं। मेरे खलासी की इन बेतों की बातों को सुनकर मैंने उसे कहा, अरे भाई, क्यों फालतू की बातें कर रहा है? तूने पी रखी है तो क्या तू मुझे पागल समझ रहा है? इन चीज़ों पर विश्वास करना तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है। समझ में आई बात? इतना कहकर मैं हंसने लगा और फिर मैंने उसे कहा, हो सकता है चलती हुई ट्रक के पीछे वाली हिस्से में कोई औरत चढ़ गई हो, क्योंकि पहले भी मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हो चुका था कि कई महिलाएं मजबूरी के चलते ट्रक के पीछे वाले हिस्से में बैठ जाती थी। मैंने पीछे की तरफ लगे हुए कांच में देखना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे ट्रक के अंदर सामान लदा हुआ था और उसके अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी सी देर के बाद उस आवाज़ का आना एकदम से बंद हो गया। यह सब इतना जल्दी हो रहा था कि कोई भी इनका एहसास करके हैरान हो जाए। तो मेरे खलासी ने कहा, अरे उस्ताद जी, हमें लगता है हमें ऐसे ही कोई आवाज़ सुनाई दी है। उसकी बात सुनकर मैंने फिर से इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया और चुपचाप अपने सफ़र को अंजाम देने लगा। ट्रक की रफ्तार अब फिर से बढ़ने लगी थी और उसके साथ ही मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी, क्योंकि हम शिमला के कुछ खूबसूरत जगहों में प्रवेश कर चुके थे। इधर मेरे खलासी का डर लगातार बढ़ रहा था। अब मेरी नींद भी मानो कोसों दूर हो चुकी थी और अब मेरी आंखों में शिमला के उस खूबसूरती के दृश्य थे
जिसे देखकर हर कोई उस तरफ मंत्रमुग्ध हो जाए। तभी मेरे खलासी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे उस्ताद जी, देखो सड़क के बीच में कोई है। उसके कहे मुताबिक मैंने फिर से जब सामने की तरफ देखने की कोशिश की तो उसके बाद तो मेरी आंखें मानो फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि सच में सड़क के बीच में कोई औरत नजर आ रही थी। पहले तो मैं उसे एक पल देखता ही रह गया। दूसरे ही पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने ट्रक की रफ्तार को कम ही नहीं किया था। हालांकि मेरा पांव अभी भी ब्रेक के ऊपर रखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि ट्रक खुद ही उस औरत को कुचलना चाहती है। लेकिन ना ही तो उस वक्त ट्रक मेरे काबू में था और ना ही ट्रक को ब्रेक लगाने से रोका जा सकता था। दोस्तों, आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस वक्त ट्रक से मेरा कंट्रोल पूरी तरह से खराब हो गया था और उसके बाद ट्रक उस महिला के एकदम करीब चली गई। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मेरी आंखों के सामने छाए हुए उस अंधेरे की वजह से सामने की तरफ देख पाना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। किसी तरह से मैंने ट्रक को काबू में करने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक ट्रक उस महिला को कुचलकर आगे बढ़ चुकी थी। मुझे एक जोर का धमाका सुनाई दिया। इधर मेरे खलासी की हालत भी बद से बदतर हो चुकी थी। हालांकि वो इस स्थिति का सामना पहले ही कर चुका था, तो ऐसे में वो ज़्यादा हैरान नहीं था, लेकिन मेरी तो हवा टाइट हो गई थी। उसके बाद मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश की तो अब मुझे सामने की तरफ सिर्फ और सिर्फ सुनसान पड़ी सपाट सी सड़क नजर आ रही थी। आजू बाजू में लंबी लंबी स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी जो पहाड़ी इलाकों से घिरी हुई थी। ये एक ऐसा इलाका था जहां से हमारी ट्रक के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं गुजर रहा था। धीरे धीरे मौसम में भी बदलाव आ रहा था। थोड़ी देर पहले जो मौसम हमें एकदम साफ दिख रहा था, अब वो बादलों से भर गया था। काले काले बादल बड़ी जल्दी आसमान को घेरने में लगे थे। इधर मेरा खलासी और ज्यादा घबरा रहा था। तभी मेरे खलासी ने एकदम से कहा, अरे उस्ताद, आप जिस महिला को एक सामान्य औरत समझ रहे हैं वो कोई सामान्य महिला नहीं, बल्कि हैवानियत की दुनिया की एक जिन्न है जिससे सामना करना हमारे बस में नहीं है। मेरे खलासी की बात सुनकर मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो क्या करें यार अब हम? मेरे सवाल का मेरे खलासी के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो मैंने कहा, यार हम यहाँ से ट्रक को निकालने के अलावा और कर भी क्या सकते थे? मैं एक बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैंने यहाँ से अपने ट्रक को दोबारा उसी रफ्तार से चलाया तो मुझे बिल्कुल उसी तरह के दृश्य नजर आने वाले हैं जो मैंने अभी अभी देखे हैं। ऐसे में मैंने अपने खलासी की तरफ देखते हुए कहा, तुझे क्या लगता है भाई, हमें क्या करना चाहिए? मेरी बात सुनकर एक बार के लिए वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके बाद उसने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है आज रात के लिए हमें ट्रक को ड्राइव नहीं करना चाहिए और इसी इलाके में रुकना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं तिलमिला उठा और उसके ऊपर भड़कते हुए बोला, अरे पागल है क्या भाई? तूने खुद ही अभी अभी बोला कि ये इलाका भूतों का है, यहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ वास करती है, और अब तू खुद ही बोल रहा है कि हमें इसी इलाके में रहना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरा खलासी मेरी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन उस्ताद जी, अभी अभी हमने क्या देखा कि जब हम ट्रक ड्राइव करते हैं तभी वो महिला हमारे सामने नजर आती है। जैसे ही हमारी ट्रक रुक जाती है तो वो अचानक से गायब हो जाती है। मेरे खलासी की बात सुनकर मैं उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन ये इलाका भी तो सही नहीं है, हमें किसी भी हालत में इस जगह को पार करना होगा। मुझे पता है यहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें एक बहुत बड़ा ढाबा नजर आएगा। अगर हम किसी भी तरह से उस ढाबे तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हमारे ऊपर से ये खतरा टल जाएगा। मेरी बात सुनकर मेरा खलासी थोड़ा शांत हो गया। फिर मैंने ट्रक स्टार्ट की और ट्रक को फिर से चलाना शुरू कर दिया। मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो भयानक शक्ति हमारे पीछे क्यों पड़ी थी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि मैं इस जगह से सफ़र कर रहा हूँ। मैंने पहले भी रात में कई बार यहाँ पर सफ़र तय किया है, लेकिन आज से पहले कभी भी इस तरह की नकारात्मक शक्तियों का एहसास नहीं किया। मैं एक बात जानना चाहता था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण ये नकारात्मक शक्ति हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी हुई थी। खैर, धीरे धीरे मैंने ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में अभी भी यही चीज़ चल रही थी कि आखिर वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है। तभी मैंने अपने खलासी से कहा, अच्छा भाई, तुम एक बात बताओ,
जब तुम नीचे उतरे थे तब तुमने किसी भूत जैसी चीज का एहसास किया था या फिर नहीं? इस पर मेरे खलासी ने बताया कि जब वो फ्रेश होने के लिए नीचे उतरा था तो उस घने जंगल में किसी भी ऐसी चीज का एहसास नहीं हुआ उसे, लेकिन वहां एक बोर्ड जरूर लगा हुआ था जिसके ऊपर पुराने अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। वो उसे ठीक से पढ़ नहीं पाया था। उसके बाद मैंने उसकी बातों का नज़रअंदाज किया और फिर एक लंबी सांस लेते हुए ट्रक की रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ा दिया। मेरे दिमाग में अभी भी काफ़ी सारे सवाल थे, लेकिन उनका जवाब देने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। इससे पहले कि मैं उस ट्रक को रफ्तार से निकाल कर उस ढाबे तक ले जाता, फिर एक बार मुझे सड़क के बीचों बीच एक औरत नजर आने लगी। इस बार नज़ारा पूरी तरह से अलग था। इस बार उस औरत की कद काठी मेरे ट्रक से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जैसे ही मैंने उस विशाल सी महिला को सड़क के बीचों बीच में खड़ा हुआ देखा तो मेरे पैर थरथरा उठे, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। किसी तरह से मैंने ट्रक को काबू में किया और उस महिला के पास आने से पहले ही ट्रक मेरे कंट्रोल में आ गई। बाद में मैं शीशे से झांकते हुए उस महिला को देखने लगा। मैंने देखा कि उस महिला का शरीर वास्तव में अब तक बहुत भयानक लगने लगा था। इधर मेरा खलासी तो पूरी तरह से डर कर कोने में चिपक कर बैठ गया था। मैं भी उसके इस हालत को देखकर काफी बुरी तरह से डरा हुआ था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब इसको टक्कर मारना ही मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसको टक्कर नहीं मारता तो शायद बदले में हम दोनों मौत के घाट उतर जाते। इसलिए मैंने फिर से अपने ट्रक को स्टार्ट किया और उसे टक्कर मारने के लिए ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। इधर मेरे खलासी ने कहा, अरे उस्ताद जी, ऐसा मत करो, वरना आगे जो हमारे साथ होगा उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मेरे खलासी के इस बात को सुनकर मैंने उसे कहा, भाई तू चुप बैठ, तेरी वजह से पहले भी मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ गया है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ और कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो। इतना कहने के बाद मैंने ट्रक की रफ्तार को बढ़ाना शुरू कर दिया और उस महिला के एकदम करीब चला गया। जैसे ही मेरी ट्रक उस महिला के एकदम पास पहुंची तो भी उस महिला की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। वो अभी भी वहीं पर खड़ी थी। अब मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ट्रक उसके ऊपर चढ़ा दूं। इसलिए एक बार मैं अपने खलासी की तरफ देखता हूं तो दूसरी तरफ उस महिला की तरफ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मेरी सोच से परे था। मैंने देखा कि अचानक उस स्त्री का घूंघट उसके चेहरे से उतरने लगा और उसके बाद जब मैंने उसका चेहरा देखा तो सच में मेरा पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा कि उस महिला का पूरा चेहरा एकदम नीला था और वो बहुत डरावना लग रहा था। उसके बदन के ऊपर घाव बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बुरी तरह से मारा हो। उसके शरीर के ऊपर से मक्खियां भिनभिना रही थी। उसके उस भयानक अंदाज को देखकर ही मेरी तो हवा निकल गई। इधर मेरा खलासी भी पूरी तरह से घबराया हुआ था। हम दोनों ही एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी मेरे खलासी ने कहा, अरे उस्ताद जी, देख क्या रहे हो? इसके ऊपर से ट्रक को निकाल दो, वरना ये हम दोनों की यहीं पर कब्र खोद देगी। उसकी बात सुनकर मैंने किसी तरह से ट्रक को स्टार्ट किया और फिर से आगे बढ़ने लगा। इस बार मैंने जैसे ही उस महिला को टक्कर मारने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि ट्रक उसके आर पार हो गई थी। वहां से थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद हमारी ट्रक ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। जितना सामान ट्रक के अंदर लदा हुआ था, हमें उससे ज़्यादा टेंशन अपनी जान की थी, क्योंकि अब थोड़ी सी दूर आगे जाकर ट्रक बंद हो चुकी थी। और ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा ही होता है, जब सब कुछ हमारे विपरीत हो तब हमारा साधन भी हमारा साथ छोड़ देता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ट्रक एक दो बार झटका खाने के बाद एकदम से बंद हो गई। मैं समझ गया था कि मुसीबतों का पहाड़ अब हमारे सर के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका है और हमारे लिए यहाँ से बचकर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। एक बार मैं अपने खलासी की तरफ देखता तो दूसरी बार अपने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रहती। फिर जब मैंने अपने आसपास उस महिला को देखने की कोशिश की तो मुझे ट्रक के कांच के अंदर भी वो महिला नजर नहीं आ रही थी। ये हमारे लिए एक सुकून की बात थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक चीज अभी भी सता रही थी कि हम उसी एरिया में थे जहां पर भूत प्रेत की ताकत सर चढ़कर बोलती थी और हमारे साथ कभी भी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जन्म ले सकती थी। मैं अभी भी एक बात जानना चाहता था कि आखिर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमारा पीछा क्यों कर रही है।
हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसकी वजह से कोई भी काली शक्ति हमारे पीछे इस कदर पड़ जाए। मैंने इसके बारे में अपने खलासी से भी जानने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। वो भी इस चीज से अनजान था कि हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी इस कदर हमारे पीछे पड़ी हो। हम दोनों के लिए अब सारे दरवाजे तो बंद हो चुके थे। ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करते तो ट्रक भी स्टार्ट नहीं होती, और जब सामने देखते तो कोई नजर नहीं आता। अब हमारे पास एक अंतिम रास्ता था, वो था कि हम यहाँ से किसी तरह से निकल जाए और किसी तरह से उस ढाबे तक पहुँच जाए जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। मैंने यही बात अपने खलासी को बताई तो उसने भी फैसला किया कि अब हमें पैदल ही वहाँ तक जाना होगा। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला और पहले तो ट्रक को पूरी तरह से लॉक कर दिया, और उसके बाद हम दोनों वहाँ से निकल पड़े। हालांकि पैदल चलना खतरे से खाली तो नहीं था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ा। हम उस भयानक रास्ते को पैदल पैदल कदमों से नापते जा रहे थे। हमारे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और लगातार रास्ते पर चलते रहे। कुछ दूर आगे जाने के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन हमें ऐसा लगने लगा कि हम दोनों के साथ साथ कोई तीसरा भी है जो हमें फॉलो कर रहा है। हमने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई नजर नहीं आया। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद बीच सड़क के ऊपर हमें एक पल्लू नजर आया। शायद वो किसी महिला का पल्लू था, और जब हम उसके करीब गए तो उसके बाद का नज़ारा हमें अंदर से हिला देने वाला था। हमने देखा कि वहाँ पर पूरा पल्लू खून से भरा हुआ था, और उस पल्लू से थोड़ा ही आगे एक महिला बैठी हुई थी। उसने अपने बालों से अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था, जिससे वो और ज़्यादा भयानक लग रही थी। मैं उसे एक बार के लिए देखता ही रहा। एक बात तो मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि इतनी रात को कोई नॉर्मल महिला सड़क के ऊपर नहीं बैठ सकती। कहीं ना कहीं ये वही महिला थी जिसको मैंने थोड़ी देर पहले ट्रक के सामने खड़ा देखा था। हम दोनों वहाँ से पीछे भाग तो सकते थे, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो शायद पीछे हमारे लिए और भी ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता था। ऐसे में हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा था कि हम किसी भी तरह से उस महिला को पार करके वहाँ से आगे निकले और ढाबे तक पहुँच जाए। वैसे तो मैं 1-1.5 साल पहले यहाँ पर आया था, लेकिन मैं पहले जितनी भी बार यहाँ पर आता तो मुझे अक्सर वो ढाबा देखने को मिलता। ऐसे में मैं इस बात के लिए पक्का था कि वो ढाबा मुझे वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। अब मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती उस महिला को पार करने की थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और उसके बाद अपने खलासी को कहा, देख भाई, अब हमें किसी तरह से इस महिला के बगल से निकलना है। इससे पहले कि हम अपने कदम आगे बढ़ा पाते हमें पीछे से आवाज़ आई, जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन तुम दोनों को ये सही सलामत नहीं छोड़ेगी। ये सुनते ही हम दोनों एकदम से पीछे पलट गए। हमें अपने पीछे की तरफ एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक आदमी नजर आ रहा था। उस आदमी का हुलिया देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो आदमी कोई भिखारी था, और उस आदमी को देखते ही मैंने उससे कहा, लेकिन तुम कौन हो और इतनी रात को इस सड़क पर क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनकर वो एक बार के लिए मेरी तरफ देखते हुए बोला, भाई साहब, मैं तो यहीं पर रहता हूँ, लेकिन आप लोग नए नए हैं और आपने यहाँ पर आकर जो किया है उसका दंड तो आपको भुगतना पड़ेगा। मैं अभी भी इस चीज़ से अनजान था कि हमने क्या किया था। फिर मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा, लेकिन हमने ऐसी कौन सी हरकत की है जिसकी वजह से ये जिन्न हमारे पीछे इस कदर गुस्सा हो गई है? तो उस आदमी ने कहा, वो तो तुम अपने इस खलासी से पूछो किसने क्या किया है। उसके बाद मैं अपने खलासी की तरफ देखने लगा। जैसे ही मैंने अपने खलासी की आंखों में आंखें मिलाई तो उसने एकदम से कहा, उस्ताद जी, मैं तो सिर्फ फ्रेश होने के लिए गया था। फिर उसके बाद उसने थोड़ा सोचा और फिर उसने बताया कि जिस जगह पर वो फ्रेश हो रहा था वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर था और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। यह सुनते ही सारा मामला मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आखिर हुआ क्या था। उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन भाई साहब, अब हम क्या कर सकते हैं? तब उस आदमी ने हमें प्यार से समझाते हुए कहा, तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग उस पत्थर के पास जाओ और वहाँ पर पानी से धोकर वहाँ की जगह को फिर से शुद्ध कर दो, और अगर तुम अपनी गलती को मान लेते हो तो शायद ये अन्य जाति का जिन्न शांत हो जाए। मुझे उस आदमी की काफ़ी बातें समझ में नहीं आ रही थी। एक तो मैं ये समझ पाने में नाकाम था कि आखिर इस आदमी को इतना सब कुछ कैसे मालूम है, और फिर उसके बाद
मैंने उस आदमी से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने हमारी बातों को नकार दिया। हमने वहीं से करवट बदली और फिर ट्रक के अंदर पड़ी एक पानी की बोतल को उठाकर वापस से निकल पड़े। हालांकि वहां से गुजरते हुए हमें वहां बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन हम और कर भी क्या सकते थे। वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। डर की वजह से मेरे तो पैर कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और फिर किसी तरह से अपने खलासी के साथ ठीक उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वो फ्रेश होने के लिए गया था। मुझे अपने खलासी पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे जोर से मार देता, लेकिन परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि मैं उसे कुछ कह पाने में भी नाकाम था। कुछ देर बाद हम लोग ठीक उसी जगह पर पहुंचे और उस पत्थर के पास जाकर वहां की जगह साफ करने लगे। लगभग आधे से 1 घंटे बीतने के बाद हम दोनों ने घुटने पर बैठकर माफ़ी भी मांगी, और शायद ऐसे चीज़ का वो अंजाम था कि हम वहाँ से वापस निकलते समय बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे थे। मानो हमारा शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। हमें एक पल के लिए भी डर नहीं लगा। इधर मेरे खलासी के अंदर भी फिर से जान आ गई थी। हम दोनों बहुत ही आराम के साथ ट्रक के पास पहुंच गए और वहां से ट्रक लेकर जाते ही हमारे साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। सफ़र करते हुए मैं उस आदमी के बारे में सोच रहा था जिसने हमें ये सब बताया था। जब हम सब लोग वहां वापस पहुंचे तो वो आदमी हमें कहीं भी नजर नहीं आया था। इधर मेरे खलासी के मन में भी शायद वही सवाल चल रहा था। ऐसे में मैंने अपने खलासी से पूछा, अरे भाई, तुझे क्या लगता है वो आदमी कौन होगा जो हमें अब दिखाई नहीं दे रहा? इस पर मेरे खलासी ने कहा, पता नहीं उस्ताद जी, लेकिन वो जो भी था हमारे लिए एक अजूबा था जिसने हमारी जान बचाई। मुझे अपने खलासी की बात ठीक लगी। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद जब हमने इस घटना के बारे में बाकी और लोगों को बताया तो उन्होंने हमें उस आदमी का इतिहास बताया। दोस्तों, अगर आप भी उस आदमी का इतिहास जानना चाहते हैं तो मैं आपको फिर कभी दूसरी वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही।